पिछले 3 लेक्चर्स में हमने जो कुछ भी जाना ब्रीफ में उसको आज हम कंक्लूड करने का प्रयास करेंगे। मैनेजमेंट थॉट, प्रबंध विचारधारा यानी हिस्ट्री ऑफ मैनेजमेंट या अप्रोचेस टू मैनेजमेंट या कंट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट थिंकर्स टू मैनेजमेंट, कुछ भी हम कह सकते हैं। तो प्रबंध के इतिहास को या प्रबंध में विद्वानों द्वारा जो योगदान दिया गया उसे 3 भागों में बांट करके हम बता सकते हैं। 1900 ईस्वी के आसपास विद्वानों जो विचार दिए उनको कहा गया परंपरागत दृष्टिकोण, क्लासिकल अप्रोचेस टू मैनेजमेंट। 1930 ईस्वी के आसपास के जो विचार हैं या योगदान है विद्वानों का उसे कहा गया नियो क्लासिकल अप्रोचेस, नव परंपरागत दृष्टिकोण। और 1950 ईस्वी के आसपास का जो विद्वानों का योगदान है, उनकी विचारधाराएं हैं या जो मैनेजमेंट में विकास हुए हैं, बदलाव हुए हैं, उनको कहा गया मॉडर्न अप्रोचेस टू मैनेजमेंट, प्रबंध के बारे में आधुनिक दृष्टिकोण। तो 1900 ईस्वी के आसपास 3 मुख्य विद्वानों का हमने कंट्रीब्यूशन पढ़ा है। फ्रेडरिक विंसलो टेलर, जिनकी विचारधारा को साइंटिफिक मैनेजमेंट नाम दिया गया। हेनरी फ्योल, जिनके दृष्टिकोण को एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट अप्रोच या प्रशासनिक प्रबंध दृष्टिकोण कहा गया। एंड ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट अप्रोच, जो जर्मन साइंटिस्ट मैक्स वेबर ने जो विचार दिए, नौकरशाही प्रबंध दृष्टिकोण। फ्रेडरिक विंसलो टेलर ने मुख्य रूप से 5 सिद्धांत दिए और कुछ तकनीक प्रबंध की बताई और कहा कि प्रबंधकों को परंपरागत तरीके प्रबंध के छोड़ देने चाहिए और वैज्ञानिक आधार पर प्रबंध करना चाहिए। उनका जो दृष्टिकोण है, उनका जो टेम्परामेंट है, दैट मस्ट बी साइंटिफिक। तो इसलिए उनकी विचारधारा का नाम दिया गया वैज्ञानिक प्रबंध विचारधारा या साइंटिफिक मैनेजमेंट अप्रोच, क्योंकि उन्होंने विज्ञान पे ज़्यादा जोर दिया कि प्रबंध एक विज्ञान की तरह ही लागू होना चाहिए। तो इसलिए हम फ्रेडरिक विंसलो टेलर को फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट भी बोलते हैं, वैज्ञानिक प्रबंध के जन्मदाता। हेनरी फ्योल ने प्रबंधक के कार्यों पर ज़्यादा जोर दिया और कहा कि प्रबंध मुख्य रूप से 5 कार्य करता है: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कमांड, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। तो प्रबंध के 5 कार्यों के बारे में उन्होंने बताया और 14 सिद्धांत और विकसित किए। मैक्स वेबर ने कहा कि नौकरशाही की तरह प्रबंध करना चाहिए, ब्यूरोक्रेट्स की तरह, यानी प्रबंध से संबंधित नियम पहले से तय हों और उनको सख्ती से लागू किया जाए, अनुशासन पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखा जाए। ये मैक्स वेबर की विचारधारा थी। तो इस प्रकार इन तीनों विद्वानों ने प्रबंध को जो विचार दिए, दृष्टिकोण इनका जो रहा, जो विकास प्रबंध की थ्योरीज में किया, इसको परंपरागत दृष्टिकोण या क्लासिकल अप्रोच कहा गया। 1930 के आसपास के विद्वान, जिनमें एल्टन माओ का नाम सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है, जिन्होंने 1927 से 1932 ईस्वी के बीच अमेरिका के एक बहुत बड़े शहर हॉथरॉन शहर में एक बहुत अच्छे प्लांट, वेस्टर्न इलेक्ट्रिकल कंपनी, जो कि टेलीफोन के पुर्जे बनाया करती, जिसमें 29,000 वर्कर्स काम किया करते, उसमें लगातार 1927 से 1932 तक एक्सपेरिमेंट किया और पाया कि आर्थिक प्रोत्साहन की अपेक्षा गैर आर्थिक प्रोत्साहन, नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स, जिनमें कि लोगों के आपसी संबंधों को बनाए रखना, कर्मचारियों और प्रबंधकों के बीच अच्छे संबंध स्थापित करना, कर्मचारियों को प्रबंध में मौके देना, वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट, उनको इज्जत, प्यार और रिकॉग्निशन देना, अगर इस प्रकार का दृष्टिकोण मैनेजमेंट का रहेगा तो वर्कर्स ज़्यादा दिल से काम करेंगे, ज़्यादा खुश और संतुष्ट रहेंगे और उनकी कुशलता अपेक्षाकृत ज़्यादा होगी। ये उन्होंने प्रैक्टिकली प्रूव किया अपने एक्सपेरिमेंट में। तो क्योंकि एल्टन माओ ने मानवीय संबंधों को अच्छा रखने पे ज़्यादा जोर दिया और पाया
कि मानवीय संबंध ही सबसे बड़ा प्रोत्साहन का आधार हो सकते हैं, कारण बन सकते हैं। इसलिए उनके द्वारा दिए गए विचार को मानवीय संबंध दृष्टिकोण या ह्यूमन रिलेशन अप्रोच कहा गया। इसी प्रकार से कुछ साइकोलॉजिस्ट, कुछ मनोवैज्ञानिक जो लोगों के विचारों पे रिसर्च कर रहे थे, जिनमें अब्राहम मैस्लो, हर्ज़बर्ग और मैकग्रेगर के बारे में हमने पढ़ा, इन्होंने भी लोगों के विचारों, काम के प्रति उनकी लगन को उनकी आवश्यकताओं से जोड़ के बताया कि लोगों की आवश्यकताएं हैं जिन पे निर्भर होता है कि कोई कितना लगन से काम करेगा या कितने पैसे में काम करेगा। तो क्योंकि अब्राहम मैस्लो, हर्ज़बर्ग और मैकग्रेगर ने लोगों का जो व्यवहार है वो उनकी आवश्यकताओं से सीधा प्रभावित होता है, ये बात कही, इसलिए इनके द्वारा दिए गए विचारों को व्यवहारात्मक विज्ञान दृष्टिकोण या बिहेवियरल साइंस अप्रोच कहा गया कि लोगों के बिहेवियर को हम किन बातों को ध्यान में रखते हुए चेंज कर सकते हैं। और कहा कि जो आवश्यकताएं हैं, उनकी ज़रूरतें हैं, उनको ज़रूर ध्यान में रखो कि उनकी ज़रूरतें क्या हैं और कितनी पूरी हो रही हैं और कौन सी पूरी नहीं हो रही। जैसे अगर रोटी, कपड़ा और मकान की ज़रूरत ही पूरी ना हो रही हो, फिजियोलॉजिकल नीड, तो वो बहुत कम पैसे में भी बहुत ज़्यादा दिल से काम करेगा। अगर उसकी फिजियोलॉजिकल नीड पूरी हो जाती है, शरीर से की आवश्यकताएं, रोटी, कपड़े, मकान की आवश्यकताएं, तो दूसरी आवश्यकता सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स, उसको ध्यान में रखना पड़ेगा, वो भी पूरी हो जाती है तो तीसरी सोशल नीड्स, वो भी फुलफिल हो जाती है तो एस्टीम नीड, वो भी जिसकी आवश्यकता पूरी हो रही है तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। तो इस प्रकार से आवश्यकताओं का क्रम तय करता है कि किसी व्यक्ति का व्यवहार या काम के प्रति उसकी लगन कैसी है। और इसी के साथ 1950 और 1960, 1970 इस दौरान ये 3 अप्रोचेज दी गई। 1950 के आसपास क्वांटिटेटिव अप्रोच, यानी स्टैटिस्टिकल और मैथमेटिकल टूल्स को, टेक्निक्स को जब प्रबंध के लिए प्रबंधकों द्वारा अपनाया जाने लगा और नई नई स्टैटिस्टिकल टूल्स, नई नई स्टैटिस्टिक्स के तरीके जब प्रबंध में अपनाए जाने लगे और संख्यात्मक जो निर्णय थे वो लिए जाने लगे, तो इनको कहा गया क्वांटिटेटिव अप्रोच ऑफ मैनेजमेंट। इस तरह कुछ विद्वानों ने जब प्रबंध को एक व्यवस्था, एक सिस्टम, एक प्रणाली कहा और कहा कि हमें सभी सब सिस्टम्स को ध्यान में रख के प्रबंध करना है। अगर कहीं कोई एक डिपार्टमेंट भी ठीक से काम ना करे या कोई कुछ व्यक्ति अगर काम में इंटरेस्ट ना लें तो पूरा सिस्टम, पूरी संस्था, पूरा प्रोडक्शन या जो एफिशिएंसी है संस्था की वो नकारात्मक रूप से प्रभावित होगी। इसलिए हमें एक सिस्टम की तरह संस्था के हर पहलू पे ध्यान रखते हुए प्रबंध करना चाहिए। तो इस अप्रोच को सिस्टम अप्रोच कहा गया। और कुछ विद्वानों ने कहा कि सिचुएशंस को ध्यान में रखना प्रबंधकों की प्राथमिकता होनी चाहिए कि परिस्थितियाँ कैसी हैं, हालात कैसे हैं, बाह्य वातावरण कैसा है, जैसे जैसे परिवर्तन हो उसके अनुरूप वो अपनी नीतियों में, मैनेजमेंट के तरीकों में परिवर्तन करते रहें, तो ही प्रबंध वो अच्छे से कर पाएंगे। तो क्योंकि इन विद्वानों ने परिस्थितियों पे, सिचुएशंस पे ज़्यादा जोर दिया, तो इनकी जो विचारधारा है उसको कहा गया कॉन्टिजेंसी अप्रोच या सिचुएशनल अप्रोच, जो 1970 के आसपास विद्वानों ने विकसित की, बताई। तो इस प्रकार से हम ब्रीफ में जो प्रबंध की विचारधाराएं हैं, प्रबंध के बारे में जो लोगों के विचार रहे हैं या प्रबंध को विकसित करने में जो विद्वानों का योगदान रहा है, उसको ब्रीफ में समझ सकते हैं। थैंक यू प्लीज़, थैंक्स अ लॉट।